है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बिलीनियस हाइड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 37। जहाँ एक तरफ आरुष किसी सोच में उलझा हुआ था, जैसे वह किसी नतीजे पर ना पहुँच पा रहा हो, या शायद इस वक्त वह समझ ना पा रहा हो कि उसे आयत के सामने अपनी सच्चाई को लाना चाहिए भी या नहीं, या फिर अभी खुद की सच्चाई को बाहर लाने का ये सही वक्त है भी या नहीं। तो उधर आयत भी इस वक्त काफ़ी सख्त व बिजी नजर आ रही थी। रात गहरी हो जाने के बाद भी इस वक्त वह एक बार फिर से उस सोफे पर बैठी हुई सामने खुला लैपटॉप वो फाइल में व्यस्त हो चुकी थी, क्योंकि इस वक्त आयत को भी अपने अतीत से जुड़े उन बातों को जानने के लिए बस एक सीरा मिला था। लेकिन क्या सच था और क्या झूठ था, यहाँ तक कि उस हादसे में कौन कौन शामिल था, इसके बारे में आयत के पास अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और साथ ही कहीं न कहीं वो ये भी काफ़ी अच्छे से समझती थी कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। उसे जो भी करना है, जो भी पता करना है, उसके लिए उसके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त था, क्योंकि चौथे दिन उसका जन्मदिन था, जिस दिन उसके सालों की मेहनत किसी और के नाम यानी कि आरुष के नाम हो जाने वाली थी। और ऐसे में आयत चौथे दिन खुद के लिए पछतावा का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहती थी। तो वही वैसा ही कुछ हाल माहेश्वरी विला में रहने वाले उन लोगों का भी था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, क्योंकि इतने सालों की उनकी मेहनत, या फिर अब तक उन्होंने जितने भी प्लानिंग और प्लॉटिंग किए थे, उनका अब उन्हें रिजल्ट मिलने वाला था। वो अपने मकसद के अब काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हाथ में अभी भी सिर्फ हार ही था। वही जगदीश माहेश्वरी भी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए काफ़ी चिंतित नजर आ रहे थे। पिछले बीते सालों में उन्होंने जिस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए अपने सगे व जुड़वा भाई को मार डाला और उनकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर उसे पालना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त जगदीश माहेश्वरी ने भी अपना सब कुछ सारिका के नाम कर दिया था। और जब तक सारिका की शादी नहीं हो जाती, जय माहेश्वरी को वो प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती थी। लेकिन अंत में जब सारिका बड़ी हुई, जय माहेश्वरी के सभी मंसूबों पर पानी फेरते हुए उसने किसी और से शादी कर लिया था। लेकिन फिर भी जय माहेश्वरी ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने सारिका के ससुराल पक्ष वालों को पैसों का लालच देकर खुद के साथ कर लिया और सारिका को मारने का प्लान बनाया। लेकिन उस वक्त भी उनके हिस्से में हार ही नसीब हुआ था, क्योंकि शायद सारिका पहले से ही जय माहेश्वरी की सच्चाई जानती थी। इस वजह से उसे पहले से ही मालूम था कि आने वाला वक्त उसके लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला। इसलिए उसने काफ़ी होशियारी से सब कुछ आयत के नाम किया। लेकिन उस वक्त भी उसके मन में ये बात थी कि उसकी बेटी के ऊपर भी आंच आ सकती है। इस वजह से उसने अपनी प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्ट का सहारा लिया। उसे लगा शायद एक सही उम्र तक जय माहेश्वरी उसकी बेटी को जिंदा रखेगा, और फिर उसके बाद शायद उसकी बेटी खुद सब कुछ संभाल लेगी। और देखा जाए तो सारिका की सोच सच साबित हुई थी। उसने जैसा सोचा था इस वक्त बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। यहाँ तक कि उनका शेर अक्षत, जिससे उन्हें थोड़ी उम्मीदें थी कि शायद वह कुछ अच्छा करे, लेकिन वह भी एक झटके में ही ढेर हो चुका था। और अब उसके बाद जगदीश माहेश्वरी को दूसरा कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, जिसकी बदौलत वह बचे हुए कुछ दिनों में कुछ ऐसा कर सके जिसकी वजह से वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इस वजह से इस वक्त वह अपने कमरे में काफ़ी खामोशी के साथ बैठे हुए थे कि तभी उनके कमरे के भीतर आते हुए राकेश गुप्ता और बसंत अवस्थी ने कहा, बाबूजी, आप अभी तक सोए नहीं? लेकिन उनकी बातों को सुन जगदीश माहेश्वरी अभी भी बस खामोश थे कि तभी एक बार फिर से अपनी बातों को जारी रखते हुए राकेश गुप्ता ने कहा था, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कोई ठोस प्लान भी नहीं है जिसकी मदद से हम उस आयत को एक झटके में मात दे सके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें। ऐसा लग रहा है जैसे हम पूरी तरह से हार चुके हैं। हमारे सालों की इस मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। चेहरे पर चिंता और साथ में झुंझलाहट के मिले जुले भाव लिए राकेश गुप्ता ने कहा था। जहाँ उनका इतना कहना था कि तभी कुछ सोचते हुए बसंत अवस्थी ने कहा,
अभी भी एक रास्ता है। जहाँ बसंत का इतना कहना था कि राकेश गुप्ता और साथ ही जगदीश माहेश्वरी की नज़रें भी उसके ऊपर ही टिक गई थी, जिसे देख बसंत अवस्थी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि एक बार हमें उस अक्षत से चलकर मिल लेना चाहिए। शायद इस वक्त उसे कुछ ऐसा मालूम हो जिसकी बदौलत हम उस आयत और उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाए। इस बार बसंत की इन बातों को सुन राकेश गुप्ता और साथ में जगदीश माहेश्वरी दोनों एक क्षण के लिए खामोश थे, लेकिन अगले ही पल उसकी बातों का जवाब देते हुए राकेश गुप्ता ने कहा, मुझे तुम्हारा ये आइडिया पसंद आया। हो सकता है उस दिन की घटना के बाद अक्षत के पास जरूर कोई ऐसी बात हो, ऐसी कोई सच्चाई जिसकी बदौलत हम एक बार फिर से कामयाब हो सकें। इतना कहते हुए राकेश गुप्ता भी इस बार जगदीश माहेश्वरी की तरफ मुड़ गया था, जैसे इस बारे में वह उनकी भी राय जानना चाह रहा हो, जिसे देख जगदीश माहेश्वरी कुछ देर तक सोचते हुए बोले, ठीक है, यह भी करके देख लेते हैं। यहाँ उनका इतना कहना था कि वह दोनों तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गए थे, लेकिन जगदीश माहेश्वरी एक बार फिर से किसी सोच में डूब चुके थे। चेहरे पर चिंता के भाव इस वक्त भी साफ नजर आ रहा था। अगली सुबह खुद को ऑफिस के लिए तैयार करते हुए आयत अभी सीढ़ियों से नीचे उतरी ही थी कि सामने राकेश गुप्ता और बसंत अवस्थी को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार देख उसके कदम अपनी जगह पर ही अटक गए थे। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? आयत ने कहा। जहाँ उसकी बातों को सुन वो दोनों अपनी जगह पर ही जैसे सन्ने रह गए थे। चेहरे पर एक घबराहट व जुबान हल्की लड़खड़ाने सी लगी थी। हाँ वो अरे आयु बेटा, तुम भी ना, इस सवाल जवाब के चक्कर में तुमने पूरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। जहाँ अभी वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इस वक्त उन्हें आयत की बातों का क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वह दोनों अक्षत से मिलने पुलिस स्टेशन जा रहे थे, जिसके बारे में वह आयत को बता भी नहीं सकते थे। जिस वजह से वह दोनों अभी कुछ सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से उनका बचाव करते हुए सुलोचना ने कहा, लेकिन उनकी बातों को सुन आयत की भौहें सिकुड़ चुकी थी। कैसा सरप्राइज? अरे अरे तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, इस बार तुम पूरे 25 की हो जाओगी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार तुम्हारे बर्थडे पर एक पार्टी प्लान करें। बस इसी सिलसिले में तुम्हारे मौसा जी। लेकिन सुलोचना अपनी बातों को पूरा कर पाती उससे पहले ही आयत के चेहरे पर एक तिरछी हंसी फैल चुकी थी। बर्थडे पार्टी? कमाल है, आज से पहले तक तो आप लोगों ने मेरे बर्थडे पर ऐसा कभी कोई सरप्राइज पार्टी नहीं रखा था। इनफैक्ट आप लोगों को तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहता था, फिर इस बार इतना खास क्यों? जिसके जवाब में इस बार सुलोचना भी थोड़ी सकपका सी गई थी, लेकिन वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही आयत वहाँ से आगे बढ़ते हुए माहेश्वरी विला से बाहर निकल गई थी, जहाँ पीछे रह गई सुलोचना के साथ साथ बसंत और राकेश गुप्ता भी उसे जाते देख एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ दिए थे, जैसे कि उनकी सच्चाई बाहर आने से बच गई हो। तभी सुलोचना ने आगे कहा, ये लड़की एक दिन पक्का अटैक देकर मानेगी। खैर आप लोग भी अब जल्दी कीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। उस इंस्पेक्टर ने भी इस मीटिंग की कितनी बड़ी कीमत ली है, वो भी बस इस 10 मिनट की मीटिंग के लिए, इसलिए आप लोगों को भी देर नहीं करना चाहिए। जहाँ सुलोचना की बातों पर वह दोनों भी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए माहेश्वरी विला से बाहर निकल गए थे, और कुछ घंटे के भीतर ही वह दोनों अपनी कार से बाहर निकलते हुए पुलिस स्टेशन के भीतर चले गए थे, लेकिन इस बात से अनजान कि इस वक्त उनकी कार से थोड़ी ही दूरी पर अपनी कार के भीतर बैठी आयत उन्हें एकटक देख रही थी। साथ ही उन्हें देखते हुए आयत के चेहरे पर इस वक्त एक हैरानी भी थी। ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पुलिस स्टेशन में उनका क्या काम था? मन ही मन खुद से यह सवाल करते हुए आयत अचानक से चौंक सी गई थी। कहीं ये दोनों अक्षत से मिलने तो नहीं आए हैं? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी अक्षत से मिले हुए हैं। अपनी इन बातों को कहते हुए आयत अपनी जगह पर ही शांत बैठ रही थी कि तभी उसका फ़ोन एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था। स्क्रीन पर आयांश का नाम फ्लैश होता देख आयत ने भी काफ़ी जल्दबाजी में ही उसके कॉल का आंसर दिया था, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले ही आयांश ने कहा, कहाँ हो तुम?
आयांश, इस वक्त मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले से बाहर आई थी। अपनी बातों को कहते हुए इस वक्त आयत की नज़रें सामने पुलिस स्टेशन पर ही टिकी हुई थी। तो वही उसकी बातों को सुन आयांश ने आगे कहा, आज रूही और रेहान की मेहंदी के फंक्शन। आई एम सॉरी आयांश, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ऐसा करो तुम चले जाओ, मैं उनसे शादी के बाद पर्सनली उनके घर जाकर मिल लूँगी। आरुष की बातों को बीच में काटते हुए आयत ने कहा था और काफ़ी जल्दबाजी में ही उस कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर दिया था, जिसे देख आरुष अपने फ़ोन की स्क्रीन को एकटक घूरते हुए किसी सोच में पड़ चुका था। लेकिन वही आयत इस वक्त आरुष को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए एक नज़र सामने पुलिस स्टेशन की तरफ देखने के साथ साथ अपनी कार से भी बाहर निकल आई थी। तो उधर दूसरी तरफ अचानक से खुद के सामने बसंत अवस्थी और राकेश गुप्ता को देख अक्षत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आ रहा था। तुम दोनों यहाँ? कहीं तुम दोनों मेरी जमानत कराने तो नहीं आए हो? मुझे मालूम था कि तुम लोग ज़रूर आओगे। अब तक अपनी बातों को कहते हुए अक्षत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी फैल चुकी थी, लेकिन वो अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही बसंत अवस्थी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस तुमसे ये पूछने आए थे कि उस दिन तुम्हें कुछ मालूम चला था जिसकी बदौलत हम एक बार फिर से उस आयत माहेश्वरी के ऊपर काबू पा सके। लेकिन बसंत की बातों को सुन अक्षत चौंक सा गया था। मतलब तुम लोग यहाँ मुझे बाहर निकालने के लिए नहीं आए हो? अक्षत ने कहा था। साथ ही उसके चेहरे की शक्ति को देख बसंत को भी अब तक समझ आ चुका था कि उसने जल्दबाजी में शायद कुछ गलत कह दिया है, इसलिए अपनी बातों को सुधारते हुए वह कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही बगल में खड़े राकेश गुप्ता ने कहा था, देखो अक्षत, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन तक तुम्हें यही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग तुम्हारा जमानत कराते हैं तो इस वक्त हम लोग भी उस आयत की नज़र में आ जाएंगे। ऐसे में उसे हम पर शक हो सकता है, फिर हमारा काम भी बनने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ कर रह जाएगा। इसलिए अभी माहौल को समझने की कोशिश करो और यही रहकर हमारी मदद करो। फिर एक बार हमारा मकसद कामयाब हो गया तो फिर उसके बाद हम तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? जहाँ अपनी बातों को कहते हुए राकेश गुप्ता ने अब तक एक लंबी सांस भी बाहर की तरफ छोड़ दिया था, तो वही अक्षत इस वक्त उनकी बातों को सुन काफ़ी ज़्यादा अवाक था। लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, ठीक है, जो भी पूछना है तुम लोग पूछो, लेकिन याद रखना काम पूरा होते ही मुझे भी इन सलाखों के बाहर रहना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम हम पर भरोसा करो, काम होते ही सबसे पहले हम लोग तुम्हें ही तो बाहर निकालेंगे। अक्षत की बातों को सुन बसंत अवस्थी ने कहा। जिस पर अक्षत कुछ कहता उससे पहले ही राकेश गुप्ता ने कहा, ठीक है, तो फिर बताओ, उस घटना के बाद तुम्हें कुछ ऐसा मालूम चला था जिसकी बदौलत हम एक बार फिर से उस आयत पर काबू पा सके? तो वही अक्षत राकेश गुप्ता की बातों को सुनते ही कुछ देर के लिए किसी सोच में डूब चुका था, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल एक जिस्म दो जान की तरह। और वो दोनों, ठीक है, मैं समझ गया कि उन दोनों के बीच कितना प्रेम है। खैर, मैं जो पूछ रहा हूँ फिलहाल बस तुम उसका जवाब दो। अक्षत की बातों को बीच में काटते हुए राकेश गुप्ता ने भी काफ़ी झुंझलाहट में कहा था। जहाँ इस बार उनकी बातों को सुन अक्षत ने भी काफ़ी सीरियस होते हुए कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो फिर हम लोग भी चलते हैं। अक्षत की बातों को सुन राकेश गुप्ता ने भी काफ़ी सीरियस होते हुए कहा था और तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। जिन्हें कुछ देर तक ऐसे ही जाते देख अक्षत के होठों पर भी तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। इन लोगों ने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ कर रखा है, जो इनकी बातों में मैं इतनी आसानी से आकर इन्हें सब कुछ बता दूँ और बाद में ये लोग दूध में पड़ी उस मक्खी की तरह मुझे निकाल कर फेंक दें। इन लोगों को ना सही, मुझे तो बता सकते हो। जहाँ अक्षत अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही अचानक से आती इस आवाज़ को सुन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि इस वक्त उसके सामने आयत खड़ी थी। यहाँ तक कि उसे देख अक्षत ने एक नज़र खुद के दाएं बाएं भी घुमा लिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अक्षत ने कहा, जिसकी बातों को सुन आयत एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए कहा, फिलहाल तुम्हारी हरकत को अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस वक्त मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन लेकिन कुछ मजबूरियों ने तुम्हें यहाँ मेरे पास खींच लाया है, यही कहना चाहती हो ना। जहाँ अभी आयत अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही उसकी बातों को काटते हुए अक्षत ने कहा था, जिस पर आयत भी खामोशी थी, जैसे वह अपनी इस खामोशी से ही अक्षत की बातों पर अपनी रजामंदी दे रही हो। उसे देख अक्षत के होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी और साथ ही अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, लेकिन इन सब में मेरा क्या फ़ायदा होगा। सामने सलाखों के रॉड पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए उसने आगे कहा था, लेकिन उसकी बातों को सुन आयत के होठों पर भी एक तिरछी मुस्कान थी। जो तुम चाहो, आयत ने कहा था। जहाँ इस बार उसकी बातों को सुन अक्षत हैरान था, लेकिन कुछ क्षण तक कुछ सोचने के बाद उसने आगे कहा, फिलहाल तुम जानती हो कि इस वक्त मुझे क्या चाहिए। तुम यहाँ से बाहर आ जाओगे, लेकिन काम पूरा होने के बाद। अक्षत की बातों को सुन आयत ने कहा था, जिस पर एक बार फिर से अक्षत की भौहें सिकुड़ चुकी थी। लेकिन मैं भरोसा कैसे करूं? कहीं तुम बाद में अपने इस वादे से मुकर गई तब? ठीक है, फिर यही पड़े पड़े उम्र भर सड़ते रहो, क्योंकि मेरा आधा काम तो वैसे ही उन दोनों ने यहाँ आकर पूरा कर ही दिया था। और मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि अगर वो दोनों शामिल हैं तो उनकी पत्नियां भी इस वक्त उनके साथ ही हैं। और रहा सवाल बाकी सच्चाई का, तो वो भी मैं इनसे निकलवा ही लूँगी। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखना। अक्षत की बातों का जवाब देते हुए आयत ने कहा था और वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी अक्षत काफ़ी जल्दबाजी और घबराहट के साथ उसे रोकते हुए कहा, अच्छा सुनो, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती तो कम से कम मुझसे इतना वादा करो कि उन पांचों को भी तुम यही मेरे साथ मेरे बराबरी में लाकर छोड़ोगे। वो पांच हैं? अचानक से अक्षत की बातों को सुन आयत थोड़ी हैरान नजर आने लगी थी, क्योंकि अभी तक शायद उसके शक के घेरे में बसंत अवस्थी, राकेश गुप्ता के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियां यानी कि सुलोचना और अंजना गुप्ता ही शामिल थे। लेकिन अक्षत के मुंह से किसी पांचवें शख्स का जिक्र सुनकर आयत थोड़ी हैरान नजर आने लगी थी, जिसे देख अक्षत अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, देखो, ये सारा चक्रव्यूह बस तुम्हारी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए रचा गया है, और ये आज से नहीं बल्कि उस वक्त से है जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। ये तब से चला आ रहा है। हाँ, बढ़ते वक्त के साथ इसमें कुछ नए चेहरे भी शामिल होते गए, लेकिन सबके इरादे एक ही हैं, और उनका नाम। इस पर अक्षत की बातों को सुन आयत ने काफ़ी सख्ती में कहा था, लेकिन उसकी बातों को सुन अक्षत इस बार अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हल्का मुस्कुरा दिया था। आई एम सॉरी मिस आयत, ये तुम्हें खुद पता करना होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से मेरी रिहाई लगभग नामुमकिन है। वो तो बस मैं उन लोगों को भी खुद के साथ देखना चाह रहा था तो तुम्हारी इतनी हेल्प कर दी, बाकी आगे तुम खुद देख लो। जहाँ अक्षत का इतना कहना था कि आयत के चेहरे पर अभी भी एक सख्ती साफ नजर आ रही थी, और उसके साथ ही वह वहाँ से आगे भी बढ़ी ही थी कि एक बार फिर से उसके बढ़ते कदमों को रोकते हुए अक्षत ने कहा, वैसे एक बात और थी। हाँ, मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, इस वक्त माहेश्वरी विला में रहने वाला हर शख्स झूठ का नकाब ओढ़कर बैठा हुआ है। जो तुम्हारा अपना है और जो तुम्हारा पराया है, इस वक्त सभी के दो दो चेहरे हैं, तो उनसे थोड़ा संभल के रहना। कब और कौन पीठ पर वार कर दे, भरोसा नहीं किया जा सकता, अक्षत ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन आयत एक खामोशी के साथ वहाँ से आगे बढ़ गई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक चिंता साफ झलक रही थी, जैसे कि अक्षत की बातों ने उसे एक असमंजस में डाल दिया हो। खासकर उन बातों ने जब उसने ये कहा था कि इस वक्त माहेश्वरी विला में रहने वाला हर शख्स झूठ का नकाब ओढ़कर बैठा हुआ है। जो तुम्हारा अपना है और जो तुम्हारा पराया है, इस वक्त सभी के दो दो चेहरे हैं।
अपनी कार के अंदर बैठी आयत इन बातों को कुछ देर तक सोचने के बाद अचानक से थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी कार स्टार्ट करते हुए कहा, लगता है अब सबके चेहरे का नकाब उतारने का वक्त आ चुका है, और अपनी कार को आगे बढ़ा दिया था। 2 दिन बाद, पिछले 2 दिन से जहां आरुष आयत से रूही की शादी का बहाना कर उसके सामने नहीं आया था, शायद अभी वह इस सोच में उलझा हुआ था कि उसे आयत के सामने अभी अपनी सच्चाई को लाना चाहिए भी या नहीं। तो उधर माहेश्वरी विला में रहने वाले लोगों की रातों की नींदें तो दिन का सुकून जैसे अब खो चुका था, क्योंकि आज के बाद कल का उगने वाला सूरज अब तक के उनके सभी इरादों वो मंसूबों पर पानी फेरने वाला था, क्योंकि कल आयत माहेश्वरी का 25वां जन्मदिन था और कल के ही दिन माहेश्वरी ग्रुप के साथ साथ माहेश्वरी विला पर भी आरुष का अधिकार हो जाएगा। लेकिन अभी तक उनके हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा था जिसकी बदौलत वह लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके। इस वजह से इस वक्त उन सभी के चेहरे पर एक चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। लेकिन उधर आयत, जो काफ़ी देर तक अपने सामने खुले लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को दौड़ाने के बाद इस वक्त हल्का मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसे जो हासिल करना था या फिर जो सच्चाई उसे जानना था, उसके सामने उन सभी राजों से पर्दा उठ चुका था। वो सारी सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। इसके साथ ही उसने एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल करते हुए कहा, रेहान, कम इनटू माय केबिन। लेकिन मैम, असिस्टेंट रेहान ऑलरेडी 1 वीक की छुट्टी पर गए हुए हैं। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद एक लड़की ने आयत की बातों का जवाब देते हुए कहा था, जहाँ उसकी बातों को सुन आयत की भौहें एक क्षण के लिए सिकुड़ चुकी थी। वो छुट्टी पर है? एक धीमी आवाज़ में आयत ने कहा, जैसे कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने की वजह से वह यह भूल चुकी थी कि अभी पिछली रात ही रूही और रेहान की शादी हुई है। लेकिन अगले ही पल उसे ये बात याद भी आ गया था, जिस वजह से उसने आगे कहा, ऑल राइट, मुझे अभी तुरंत रेहान का एड्रेस फॉरवर्ड करो। इतना कहते हुए आयत ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था और अभी आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसका फ़ोन एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था। स्क्रीन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन था, जिसके ओपन करते ही स्क्रीन पर एक एड्रेस शो कर रहा था, यानी कि वो रेहान का एड्रेस था। तो वही उसे देखते ही आयत अपने फ़ोन को उठाते हुए काफ़ी जल्दबाजी में अपने केबिन से बाहर निकल गई थी और कुछ देर बाद ही अपने हाथ में एक फ्रेश फूलों के गुलदस्ते के साथ इस वक्त वह एक घर के बाहर खड़े उसके डोरबेल को बजा दिया था। लेकिन अंदर से गेट खोलते हुए संजीव अचानक से सामने खड़ी आयत को देख चौंक सा गया था, जैसे उसे आयत के आने का कोई भी अंदाजा नहीं था। इस वजह से उसकी जुबान भी थोड़ी हकला सी गई थी। आप यहाँ? एक्चुअली मैं रूही और रेहान से मिलने आई थी। क्या इस वक्त दोनों घर में ही हैं? आयत ने आगे कहा। तो वही संजीव, जिसके माथे पर एक घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थी, यहाँ तक कि जुबान भी अभी थोड़ी लड़खड़ा ही रही थी। अपनी उसी लड़खड़ाती जुबान में उसने कहा, हाँ हाँ, वो दोनों अंदर ही हैं, आइए। और खुद एक किनारे खड़े होते हुए आयत को अंदर जाने के लिए एक रास्ता दे दिया था। लेकिन उसे ऐसे देख आयत के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी और वो वैसे ही अंदर चली गई, जहाँ सामने ही बैठा रेहान और रूही भी अचानक से खुद के सामने आयत को देख काफ़ी ज़्यादा चौंक से गए थे। मैम आप इस वक्त यहाँ? आप? कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वो मैं थोड़ी बिजी थी, इस वजह से तुम दोनों की शादी में नहीं आ पाई, आयत ने आगे कहा और अपने हाथ में पकड़े उस फूलों के गुलदस्ते को भी उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया था। तभी आयत सामने ही खड़ी रूही को एक नज़र ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए एक बार फिर से मुस्कुरा दी थी, क्योंकि इस वक्त रूही एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी, जो उसे हर दिन से आज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। उसे देखते ही आयत ने आगे कहा, काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू मैम, रूही ने भी मुस्कुराते हुए कहा था। तभी पीछे खड़ा संजीव काफ़ी जल्दबाजी में ही आगे बढ़ते हुए कहा,
मैम आप खड़ी क्यों हैं, प्लीज़ बैठ जाइए। तो इस संजीव की बातों को सुन। अब तक सामने ही खड़े रूही और रेहान ने भी काफ़ी जल्दबाजी में ही आयत को सामने सोफे पर बैठने का इशारा कर दिया था, जिसे देख आयत भी उस सोफे पर बैठते हुए एक नज़र उन तीनों के ऊपर घुमाते हुए उस पूरे घर के कोनों पर भी अपनी नज़रों को घुमा दिया था। तुम लोगों का घर भी काफ़ी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है एक्चुअल में घर का मायने क्या होता है, ये मुझे आज समझ में आ रहा है। इतना कहते हुए आयत के चेहरे पर इस बार एक सख्ती उभर आई थी। आई विश कि मेरे पास भी एक ऐसा ही घर होता। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान भी थी, जिसे देख वह तीनों अब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नजर आने लगे थे, जैसे उन्हें पल पल में आयत के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हो। तो उधर दूसरी तरफ माहेश्वरी विला में डाइनिंग टेबल पर बैठे इस वक्त वह चारों काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंतित नजर आ रहे थे। तभी अपने माथे पर अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए राकेश गुप्ता ने कहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग क्या करेंगे। कल से वो सड़क छाप हमारा मालिक बनकर हमारे ऊपर हुक्म चलाएगा और हम लोग उसके गुलाम बनकर उसकी जी हजूरी करते हुए नजर आएंगे। जहाँ राकेश गुप्ता ने इतना कहा ही था कि तभी उनकी बातों का जवाब देते हुए सुलोचना ने कहा, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, मेरा तो ये सब सोच कर ही हाथ पैर ठंड पड़ चुके हैं कि आयत तो फिर भी ठीक थी, उसके तेवर तो फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन ये आयांस, ये तो हमारे सिर पर बैठकर हमें नचाएगा। लेकिन उसकी बातों पर अभी कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही सुलोचना अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा। साथ ही इस बार उनकी नज़रें काफ़ी जल्दबाजी में ही खुद की चारों तरफ भी घूम रही थी। ये बाबूजी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं? हाँ, मैंने भी उन्हें सुबह से नहीं देखा। सुलोचना की बातों का जवाब देते हुए राकेश गुप्ता ने कहा था, और इस बार उनके साथ साथ बसंत और अंजना गुप्ता की भी नज़रें खुद के चारों तरफ ही घूम गई थी। तभी राकेश गुप्ता ने आगे कहा, लगता है सुबह से वो अपने कमरे में ही है। और अपनी जगह से खड़े होते हुए वह जगदीश माहेश्वरी के कमरे की तरफ बढ़ गया था, जिसके पीछे ही वह तीनों भी चल दिए थे, जहाँ वास्तव में इस वक्त जगदीश माहेश्वरी अपने कमरे में ही कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। इस वक्त उनके हाथ में पड़ा उनका फ़ोन बज रहा था, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर अविनाश मलिक का नाम देख उनकी भौवें भी सिकुड़ चुकी थी। तभी एक नज़र कमरे के भीतर आ रहा है उन चारों की तरफ देखते हुए उन्होंने काफ़ी हैरानी में कहा, अविनाश मलिक इस वक्त ये क्यों कॉल कर रहा है? जहाँ उनका इतना कहना था कि वह चारों भी थोड़े चौंक से ही गए थे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।